की अगली पंक्तियां हैं। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। कवि कह रहे हैं कि जब आधी रात हो जाती है, चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है, सारा संसार उस अंधकार में डूब जाता है, परंतु उस अंधकार में अंतरिक्ष अर्थात आकाश में तारे छिटक जाते हैं। अंधेरे आकाश में मानो तारे सज धज कर तैयार हो जाते हैं। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जगत का स्वामी अर्थात सूर्य धीरे से मुस्कुराता हुआ प्रातःकाल अर्थात उषा काल में शीघ्रता से दिन महकाने के लिए नहीं आता, बल्कि वह गगन और गंगा के प्रेम को देखकर उनके प्रेम के गीत गाता है अर्थात मधुर गीत गाता है। जब रात्रि में आकाश गंगा यानी तारों का मिलन हो रहा होता है, तब प्रातः काल ही सूर्य जल्दी आने की नहीं करता अर्थात आराम से आता है और वह उदयांचल पर्वत के ओट में छिपा रहता है, ताकि छिप करके वह गगन और गंगा के मिलन को देख सके। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। चंद्रमा भी सूर्य की इस स्थिति को देखकर, क्योंकि सूर्य उदयांचल पर खड़ा हुआ है, उसकी ओट पर रुका हुआ है, वह शीघ्रता से नहीं निकल रहा है, गगन और गंगा के मिलन को देख रहा है और गीत भी गा रहा है। और सूर्य की इस स्थिति को देखकर चंद्रमा भी उस पर हंस देता है, मुस्कुरा देता है और इसी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए गगन गंगा के मिलन को देखते हुए वृक्ष भी विभिन्न प्रकार के फूलों और पत्तों से सज धज कर अपने को तैयार कर लेते हों अर्थात वह भी गगन गंगा के मिलन को देखना चाहते हों। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए, प्रकृति के इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए भी पक्षी मानो अपनी प्रसन्नता को छिपा नहीं सकते, इसलिए वह अपना कलरव कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर देते हैं। जानते हैं आप लोग कि प्रातःकाल यानी उषा काल के आसपास पक्षी भी चहचहा उठते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अब प्रातःकाल होने वाली है, इसलिए वह उषा काल के आसपास ही चहचहाना शुरू कर देते हैं। प्रातःकाल से पहले का जो समय होता है वह उषा काल कहलाता है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं और इस दृश्य को देखकर, प्रकृति के इस दृश्य को देखकर फूल भी मानो खिल उठते हैं और संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। ऐसी सुगंध फैला करके वह अपने आनंद को व्यक्त कर रहे हैं। वन उपवन गिरि सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। कवि अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेघ हैं वह भी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए वन अर्थात जंगल, उपवन बगीचे, गिरि पर्वत, सानु सतह, यह सतह सभी प्रकार की है, समुद्र की भी है, पृथ्वी की है। कुंज मने पुष्प, यानी जब यह मेघ अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं तो कैसे व्यक्त करते हैं? वन उपवन गिरि सानु और कुंज पर वे वर्षा कर देते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को व्यक्त करके मेघ अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। कवि कह रहे हैं कि मेरे मन में भी प्रकृति को देखकर बहुत सुख होता है, इसलिए मेरे मन से, मेरे आँखों से भी अश्रु वर्षा होती है। पड़ो लहर तट तृण तर गिरि
नव किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, प्रकृति में चारों दिशाओं में यह प्रेम कहानी चल रही है। प्रेम कहानी कौन सी है? ऊपर की पंक्तियों में स्पष्ट हो गया है। इसे समुद्र की लहरों में, समुद्र तट पर, हरे तिनकों पर, यह स्पष्ट दिया हुआ है। ये शब्द बाकी हमको अपने हिसाब से अर्थ बैठाने के लिए बोलना है। हरे तिनकों पर, पहाड़ों पर, सज धज कर खड़े वृक्षों में, वर्षा से भीगते हुए पहाड़ों में, तारों से ढके हुए आकाश में, सूर्य की आभामयी चमकती किरणों में, बरसते हुए बादलों में देखो, पढ़ो और अनुभव करो। यह प्रेम कहानी सारे संसार को, सारे विश्व को मोहित करने वाली है। कैसी मधुर, मनोहर, उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। जी मैं है अक्षर बनो इस, अक्षर बन इसके, बनो विश्व वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है। आह प्रेम का राज परम सुंदर, अति सुंदर है। अब कवि यहाँ प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे सूर्य और समुद्र की यह प्रेम कहानी अत्यंत सुंदर, मनोहर और उज्जवल प्रतीत हो रही है। इसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं। मेरी इस प्रकृति प्रेम की वाणी को सारा संसार सुन ले और प्रकृति में सदा एक स्थायी, पावन, आनंदमयी शांति छाई रहे। ऐसा लगता है यहाँ सदा प्रेम का ही राज्य है। अरे प्रेम का यह साम्राज्य कितना अच्छा है, कितना अधिक सुंदर है। कविता की व्याख्या आप लोगों ने समझ ली होगी। मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर शिल्प सौंदर्य लिखा हुआ है क्योंकि आप लोगों को कठिनाई होती है, और शिल्प सौंदर्य में समझाते जाऊंगी, आप लोग समझते जाना है। यानी शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। पहला है कविता में तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, और दूसरा है कविता में स्थान स्थान पर संबोधन तथा प्रवाहमयी शैलियाँ प्रयुक्त की गई हैं। तीसरा, कविता शांत रस में कहते हुए प्रकृति का सजीव वर्णन किया गया है। कविता में शांत, अच्छा ठीक है, कविता शांत रस में कहते हुए, कविता शांत रस में कहते हुए प्रकृति का सजीव वर्णन है। अगला है चौथा, प्रस्तुत कविता लयबद्ध, तुकांत और गेय है। संपूर्ण कविता में कहीं प्रश्नालंकार, कहीं अनुप्रास अलंकार है, परंतु संपूर्ण कविता को कवि ने मानवीय रूप प्रदान कर दिया है, जिस कारण कहा जा सकता है कि कविता मानवीकरण अलंकार से ओतप्रोत है। फिर अगला है प्रकृति के प्रांगण में विचरण करते हुए कवि कभी बादलों में विहार करते हैं, कभी समुद्र की लहरों पर बैठते हैं, कभी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, और कभी गगन गंगा के मिलन को देखकर इस मिलन अर्थात प्रेम की कहानी को लिखकर विश्व को सुनाना चाहते हैं।